जय हिंद दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट के हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पर 51 पन्नों का जो निर्णय दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहिए, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है इस अधिनियम पर, इससे सुप्रीम कोर्ट की जो इज्जत है सबकी नज़रों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। खासकर महिलाओं के नज़रों में जो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो चलिए समझते हैं क्या है। आपको पता होगा कि जो भारत में जो हम लोग की व्यवस्था है वह क्या है, वह पितृसत्तात्मक है। कहने का मतलब ये है कि पिताजी की जो भी संपत्ति होती है वह बेटे के पास आ जाती है। माने पिता की संपत्ति बेटे के पास आ जाती है, बेटी के पास नहीं जाती है, बेटी के पास नहीं जाती है। लेकिन इस अधिनियम के निर्णय के बाद अब जो संपत्ति होगी पिताजी की वह बेटी के पास भी जाएगी। भारत में पितृसत्तात्मक प्रणाली है जिसके तहत पिताजी का जो वारिस होता है बेटा होता है। पिताजी का जो वारिस होता है या बेटा होता है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने 51 पन्नों का निर्णय दिया है। पिताजी की जो भी संपत्ति है इन सब पर सुप्रीम कोर्ट ने पौराणिक जो पुराण है उसको पढ़कर उनको आधार मानकर एक निर्णय सुनाया है। 51 पन्नों का निर्णय सुनाया है। जो पौराणिक किताबें हैं, अक्षरा स्मृति और याग स्मृति किताबें पढ़कर बाकायदे सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुनाया है हिंदू सक्सेशन एक्ट पर। तो जो भारत में हिंदू सक्सेशन जो एक्ट है, हिंदू उत्तराधिकारी जो अधिनियम है भारत में, इसके तहत क्या होता है, पिताजी की जो संपत्ति होती है वह बेटे के पास आ जाती है। अगर बेटा नहीं है तो पिताजी के परिवार में जो भी मेंबर हैं, चाहे उस पिताजी के भाई हो, चाहे पिताजी के कोई भी हो, पिताजी की फैमिली में वह संपत्ति रहती है। मतलब बेटी के पास वह संपत्ति नहीं जाती थी। इस निर्णय के बाद मतलब जो कानून पहले था उसके तहत जो पिताजी की संपत्ति होती है या तो बेटे के पास जाती थी या तो पिताजी के जो फैमिली मेंबर हैं उनके पास जाती थी। मतलब पिताजी के परिवार में ही रहती थी वह संपत्ति। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब यह फैसला सुनाया है कि जो यह संपत्ति है पिताजी की, यह न केवल बेटे के पास जाएगी, यह बेटी के पास भी जाएगी। चाहे वह जैसी भी बेटी हो, चाहे वह बेवाही उसकी शादी हो गई हो, चाहे वह तलाक ली हो के घर पे बैठी हो, यह जो संपत्ति बांटी जाएगी पिताजी की वह बेटी के पास भी जाएगी। यह 1956 में कानून बनाया गया था और इसके तहत संपत्तियां सबको मिलती थी। लेकिन इस कानून में कुछ सुधार किया गया। कब किया गया? 2005 को सुधार किया गया। इस अधिनियम में 2005 को सुधार किया गया। इस अधिनियम में 2005 को 9 सितंबर को सुधार किया गया। 9 सितंबर 2005 को इस अधिनियम में अमेंडमेंट किया गया, सुधार किया गया। क्या किया गया, उस सुधार में क्या था, चलिए समझते हैं। तो 1956 में जो कानून बना था उसमें क्या था? उसमें ये था कि पिताजी की जो संपत्ति होगी वह बेटे के पास जाएगी या पिताजी के परिवार में जाएगी। अगर बेटा नहीं है तो पिताजी के परिवार में वह संपत्ति जाएगी। बेटा है तो बेटे के पास जाएगी, चाहे वह वसीयत लिखे हो चाहे न लिखे हो। अगर पिताजी वसीयत लिखे हैं कि मेरी संपत्ति बेटे के पास जाएगी तो बेटे के पास तो जाएगी। अगर पिताजी वसीयत नहीं लिखे हैं
तब पर भी बेटे के पास जाएगी। अगर बेटा नहीं है तो पिताजी के परिवार में जाएगी। 1956 से 2005 तक यह नियम था। 2005 में क्या हो गया? 2005 में 9 सितंबर 2005 को इसमें संशोधन किया गया। इसमें संशोधन किया गया, इसी अधिनियम में संशोधन किया गया। क्या किया गया? संशोधन यह किया गया कि पिताजी की जो संपत्ति होगी, पिताजी की जो संपत्ति होगी, अगर वह वसीयत में लिख कर गए हैं, अगर वह वसीयत में लिख कर गए हैं कि मेरी संपत्ति बेटे के पास जाएगी, तो बेटे के पास जाएगी। अगर नहीं लिख के गए हैं तो जो संपत्ति बटेगी वह बेटी में भी बटेगी। 9 सितंबर 2005 को इसी अधिनियम में सुधार किया गया है। इसी अधिनियम में सुधार किया गया, इस अधिनियम में सुधार किया गया 9 सितंबर 2005 को कि 9 सितंबर 2005 से अगर कोई पिता मरता है और वह अपनी वसीयत में 9 सितंबर 2005 के बाद से अब तक, मतलब अब तक 9 सितंबर 2005 से अब तक अगर कोई पिता मरता है और अपनी वसीयत में अपनी जो संपत्ति है, उसकी जो संपत्ति है, अगर उसकी जो संपत्ति है वसीयत में लिख देता है कि बेटे के पास जानी है उसकी संपत्ति, तो बेटे को मिलेगी। अगर नहीं लिखता है तो बेटी को भी मिलेगी। यह जो डेडलाइन था 9 सितंबर 2005 से अब तक था। लेकिन बवाल कहाँ कटा है? बवाल कहाँ कटा है? 2020 को सुप्रीम कोर्ट जो है इस अधिनियम को और पावरफुल बनाने के लिए क्या की है, इसमें और सुधार की है। इसमें और सुधार, इस एक्ट को और पावरफुल बना दिया है। क्या बनाया है भाई? बनाया है कि नहीं, यह जो संपत्ति होगी 1956 से लेके 1956 से अब तक फॉलो किया जाएगा। क्या रूल था? कि जो रूल था कि पिताजी की जो संपत्ति होगी, माने पिताजी की जो संपत्ति होगी वह संपत्ति अगर वह वसीयत लिख के गए हैं, तो उनकी संपत्ति, मैंने जिसको भी वसीयत लिखे हैं उनको मिलेगी। अगर नहीं लिख के गए हैं तो उनकी संपत्ति बेटियों में भी बटेगी। यह डेडलाइन 9 सितंबर 2005 से 2020 तक था, लेकिन इसको बदल के 1956 से 2020 तक कर दिया गया। 1956 से 2020 तक कर दिया गया कि अब 1956 से जो भी पिता मरा है उनकी जो संपत्ति होगी वह 2020 तक अगर लिख के गया है वसीयत तो जिसको लिखा है उसको मिलेगी। अगर नहीं लिख के गया है तो बेटी में भी बटेगी। 1956 से 2020 तक। लेकिन 2022 में फिर से इस अधिनियम पर फिर से एक पावरफुल फैसला सुनाया है। इसमें ये बोला है कि नहीं, आज़ादी के बाद अगर कोई पिता मरा है तो उसकी संपत्ति क्या होगी? अगर वसीयत लिख के गया है, जिसको भी लिखा है तो उसको मिलेगी। अगर वसीयत नहीं लिख के गया है, मर गया है पिता, तो उसकी संपत्ति बेटियों में भी बटेगी। यह जो डेडलाइन है अब आज़ादी के बाद से हो गई है। तो क्या होगा इस वजह से? अब क्या होगा ना, जो लोअर कोर्ट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोअर कोर्ट हैं, उन पर जो मामला अब क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। 2-4 क्या 10-20 केस डेली जाने वाली है। मैंने उनके ऊपर अब इतना बोझ पड़ने वाला है, अब डेली केस जाएगा। भाई बहन का जो केस है डेली जाएगा कि बहन क्या करेगी, हक मांगेगी और बेटा जो भाई होगा नहीं देगा। डेली केस जाने वाला है और जो लोअर कोर्ट है मामला बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, उन लोगों पे माने बढ़ने वाला है। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं सुनाती है। जब उसके पास कोई मामला जाता है तब कोई निर्णय सुनाती है इतना बड़ा जो कि लैंडमार्क बन जाता है। तो ऐसे नहीं सुनाती है कि चलो आज तूफानी करते हैं, कोई निर्णय सुना देते हैं, लोगों को मज़ा आ जाएगा।
ऐसे नहीं, जब कोई उसके पास मामला जाता है तब सुनाती है। तो कौन मामला गया था? तमिलनाडु का एक मामला गया था उसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया था। तो ऐसे ही तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मामला जाता नहीं है, लोअर कोर्ट से होते हुए बड़े कोर्ट जाता है, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो क्या था मामला? 1949 को, मतलब एक बाप होता है, उसकी एक बेटी होती है, सिर्फ एक ही बेटी होती है। तो उसकी जो संपत्ति होती है, उसकी संपत्ति उनके भाइयों में बढ़ जाती है। बेटी को कुछ नहीं मिलता है, पिताजी की जो संपत्ति होती है उनके भाइयों में बढ़ जाती है। और बेटी के क्या होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कि बहुत ढीठ होते हैं। मतलब ढीठ का मतलब ये है कि वह संपत्ति के लिए अपने नाना पर ही केस कर देते हैं, अपनी संपत्ति के लिए अपने नाना पर ही केस कर देते हैं। तो वो चले जाते हैं लोअर कोर्ट में। तो लोअर कोर्ट में जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे मेरी संपत्ति चाहिए, ठीक है। तो लोअर कोर्ट इनको भगा देता है, कहता है कि कहता है कि इसमें मतलब ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि तुमको कुछ मिलेगा। ऐसा कोई नियम में नहीं लिखा गया है कि बेटी को कुछ मिलता भी है, क्योंकि जब पहले बना था यह नियम तो उसमें बेटी की संपत्ति के बारे में नहीं था। ये तो बाद में इसमें सुधार करके डाला गया ना। तो तब वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है इसको भगा देता है। तो जो बच्चे होते हैं चले जाते हैं फिर से हाई कोर्ट में जाते हैं, और फिर वहाँ पर भी बोलते हैं। तो कहते हैं, मतलब हाई कोर्ट भी कहता है कि आपको ये संपत्ति नहीं मिलेगी, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको संपत्ति हम दिवा दें। तो हाई कोर्ट भी मना कर देता है और इसको भगा देता है। तो जो बच्चे होते हैं चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो वहाँ पे अब्दुल नज़ीर और कृष्ण मुरारी जजों की बैठक में फैसला सुनाती है इसके पक्ष में। क्या सुनाती है? 51 पन्नों का, तभी जाकर 51 पन्नों का फैसला सुनाती है। क्या सुनाती है? कहती है कि बाबू जो तुम्हारी संपत्ति है तुमको मिलेगी, मतलब बाप की जो संपत्ति है वह बेटी को भी मिलेगी, बाप की संपत्ति बेटी को भी मिलेगी। और कैसे मिलेगी? 2005 में अमेंडमेंट करती है, सुधार करती है, 2005 में सुधार करती है कि उसके तहत क्या होगा, जो पिताजी की संपत्ति होगी 2005 से लेकर 20 तक में कोई पिता मरा है तो पिताजी की संपत्ति बेटी में भी बटेगी। ऐसे 2020 में बदलती है इस नियम को, इस पावरफुल बनाती है और कहती है कि 1956 से ये नियम लागू होगा। जो पिताजी की संपत्ति होगी, अगर वह वसीयत लिख के गए हैं तो जिसको लिखे हैं उसको मिलेगी, अगर नहीं लिखे हैं तो उनकी संपत्ति बेटी में भी बटेगी 2020 तक। फिर से 2022 में फैसला आता है, फिर से एक निर्णय देते हैं उस पर कि नहीं, आज़ादी के बाद पिताजी अगर संपत्ति में वसीयत लिख के गए हैं तो जिसको लिख के गए हैं उसको मिलेगी, या नहीं लिख के गए हैं तो बेटी को भी मिलेगी संपत्ति। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हम लोग का जो हिंदू उत्तराधिकारी जो नियम है, यह जो है पौराणिक पुराणों पर आधारित है। पौराणिक पुराणों का मतलब माने उत्तर भारत में मिताक्षरा एक स्मृति है, पौराणिक किताब है, उस पर आधारित है। उन किताबों में लिखा गया है कि पिताजी की जो संपत्ति होगी वह बेटे को ही मिलेगी, ऐसा उसमें लिखा गया है। तो उसी के आधार पर, उसी के रेफरेंस मानकर यह कानून बनाया गया था पहले वाला, लेकिन समय के साथ सुधार कर लिया गया। और उत्तर भारत में मिताक्षरा स्मृति से इस कानून को बनाया गया, और बंगला में माने पश्चिम बंगाल में और आसाम में एक स्मृति है, उसका नाम है याज्ञवल्क्य स्मृति। इसके आधार पर वहाँ पर भी दोनों पितृ सत्तात्मक ही जो व्यवस्था थी उसी को मानकर यह कानून लागू किया जाता था पहले, लेकिन समय के साथ सुधार कर लिया गया। आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सर जी बताइए कि जो पिताजी की संपत्ति होगी वो बेटी को मिल जाएगी। बेटी तो क्या होती है? पराया धन होती है, अपनी संपत्ति लेकर ससुराल चली जाएगी। अपनी संपत्ति लेकर कहाँ चली जाएगी? ससुराल चली जाएगी। तो आप बताइए इसका कोई उपाय। तो हम बता रहे हैं, देखिए
हम तब से यही ना बता रहे हैं कि बेटी के पास जाएगी संपत्ति, बेटी के ससुराल वालों के पास नहीं जाएगी। बेटी के ससुराल वालों के पास संपत्ति नहीं जाएगी तो किसके पास जाएगी? बेटी के पास संपत्ति जाएगी। अगर खुदा न खास्ता बेटी को कुछ हो जाता है, बेटी को कुछ हो जाता है तो फिर से वह अपने परिवार में आ जाएगा संपत्ति। माने जो नियम है इसके तहत बेटी की जो संपत्ति होगी, बेटी के ससुराल वालों के पास ना जाकर, बेटी को अगर कुछ हो जाता है तो बेटी पिताजी के मतलब बेटी के पिताजी के मतलब जो पिताजी हैं उनके पास वह संपत्ति आ जाएगी, ससुराल में नहीं जाएगी। और आप पूछेंगे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, आप पक्का है पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछेंगे कि सर जी बताइए कि क्या ज़रूरी है बेटी को संपत्ति देना ज़रूरी है, मतलब बेटी को संपत्ति देना क्या ज़रूरी है? तो मैं तब से बोल रहा हूँ कि बेटी को अगर पिता वसीयत में मतलब वसीयत अगर बना के गए हैं तो नहीं मिलेगा। अगर वसीयत में लिखे हैं कि बेटे को हम सब कुछ देना चाहते हैं, हम जितनी संपत्ति है ट्रस्ट को देना चाहते हैं, तो जिसको लिखकर वसीयत में गए हैं उसको मिलेगा। अगर वसीयत में लिख कर नहीं गए हैं, कुछ भी विल लिख कर नहीं गए हैं, तब बेटी को मिलेगी। जैसे अपने आप बेटे को मिल जाती है संपत्ति, तो वैसे ही बेटी को भी मिलेगी। तो फिर तीसरा प्रश्न आप पूछेंगे कि सर जी बताइए, अब तो जो भाई बहन का जो विवाद होगा, मैंने भाई बहन का जो विवाद है बढ़ जाएगा। आप पूछेंगे कि भाई बहन का जो विवाद है अब तो सर जी बढ़ जाएगा, संपत्ति को लेकर भाई भाई में झगड़ा होता था पहले, अब भाई बहन में झगड़ा होगा। एक बात बताइए यहाँ पे, संपत्ति जो है कोई कहीं लेकर जाता है, संपत्ति कोई कहीं लेकर जाता है। जो बड़े बड़े राजा थे, आपको पता होगा, जिसने ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार बनवाया था, तो क्या वह उसका लाभ उठा पा रहे हैं? ज़िंदगी भर उसके साथ रह पाते हैं? उनकी संपत्ति है ना, उन राजाओं की संपत्ति है ना। अगर बात करें तो उन राजाओं की संपत्ति है ना। लेकिन अब क्या है, अब तो सरकार के अंडर है। आप जाते हैं तो आप जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। माने कोई संपत्ति कहीं लेकर जाता नहीं है। ऐसा कहीं सुने हैं कि उसकी संपत्ति है, उसका अगर वह मर गया है तो वह मर के भी आया है और अपनी संपत्ति को बोल रहा है कि मेरी संपत्ति दो? कभी मर कर कोई आता है संपत्ति मांगने? नहीं ना। मतलब संपत्ति कोई लेकर कहीं जाता नहीं है, कोई मरने के बाद उसकी रखवाली नहीं करता है। ठीक है, तो संपत्ति कहीं नहीं जाती है। आप अपने भाई को संपत्ति दें या अपनी बहन को संपत्ति दें, बात तो एक ही है ना। इसमें विवाद का कारण ही क्या है? तो वो सब विवाद तो आपके सोच में है। आपका जो सब विवाद है आपके सोच में है। संपत्ति किसी को मिले, चाहे आपको मिले, चाहे आपकी बहन को मिले, चाहे किसी को मिले, संपत्ति कोई कहीं लेकर जाता नहीं है। साथ में विवाद आप करेंगे, आपकी सोच करती है विवाद। हम लोग की ऐसी विचारधारा बनी आ रही है ना, पहले से हम लोग कुछ अलग ही, मतलब हम लोग के मन में, हम लोग के दिमाग में पहले की जो विचारधाराएं हैं वह डालती चली, मतलब पुरानी जो विचारधाराएं हैं वही मतलब हम लोग के दिमाग में पड़ती आ रही हैं कि बेटी को संपत्ति मिलेगा तो बेटी ससुराल लेके चल जाएगी तो क्या हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा देवता, कुछ नहीं होगा। उससे क्या होगा? बहन ही तो है। जितना आपका हक है आपके संपत्ति पर, पिताजी की संपत्ति पर, उसका भी तो उतना ही हक है ना। तो सब कुछ आपके दिमाग पे, आपके सोच पर डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ करंट टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, बताइए कि करंट इशू को सर जी बता रहे हैं, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम मनोबल बढ़ेगा हमारा, तो हम और भी बेहतर कंटेंट लेके आएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।